गुड इवनिंग ऑल। Good evening, sir. गुड इवनिंग। अरे आवाज नहीं आ रही किसी की। हेलो। गुड इवनिंग Good सर। गुड evening, इवनिंग sir. सर। अब ठीक है। अब मुझे आवाज नहीं आ रही थी किसी की। तो सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो शुरू किया जाए आज की कहानी। Yes, sir. रुक जाइए, अभी भी लोग आ ही रहे हैं। ये बीच में पटर पटर करता रहेगा। आप लोग भी सोचते हैं ना क्या शोषण हो रहा है, रात को 10 बजे कौन क्लास लेता है यार। मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है ये बताइए। आज मैंने सोचा कि कुछ रोमांचक किया जाए। आज मैंने कुछ विजुअल इफेक्ट डाला है, कैसा लग रहा है। सर आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। मतलब मेरा घर अच्छा नहीं लग रहा था कल। वो भी अच्छा था लेकिन ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ आंखों को अच्छा लगेगा, तो इतने रात में सारे हमारे विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ तो अच्छा आंखों को लगे, तो क्या पता मन को भी कुछ अच्छा लग जाए, कुछ इंटरेस्ट जागे। और आज मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। कल एक्चुअली मैंने अपने आईडी से लॉगिन किया हुआ था, आज मैंने एडमिन की आईडी से लॉगिन लॉगिन किया है, तो मेरे पास आज राइट्स है। ठीक है, शुरू करते हैं। कल के बारे में कोई डाउट, कोई चर्चा, कल के विषय में कुछ पूछना चाहेंगे। नहीं, चलिए ठीक है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि कोई डाउट नहीं है। तो आज मैंने कोशिश की यार पीपीटी बनाने की, लेकिन मुझे एक्चुअली दो चीजें हुई मेरे साथ। एक तो मेरा शेड्यूल आज बहुत ज्यादा टाइट था। ये देखो फिर एक भाई साहब आए हैं। मेरा शेड्यूल एक तो बहुत टाइट था आज, और दूसरी चीज मेरे साथ क्या हुई कि मैं बनाने के लिए बैठा, तो मैंने सोचा कि यार क्या लिखूं पीपीटी में। फिर वही किताबी बातें लिखूंगा, फिर वही कंफ्यूजन, वो सब चीजें आने वाले दिनों में आपको फिर से वो किताबी ज्ञान दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि अपना जो कहानी है, कहानी को ही आगे थोड़ा जारी रखते हैं, ताकि आप लोगों की जो समझ है इकोनॉमिक्स के प्रति, जो अर्थशास्त्र के प्रति, वो थोड़ी सी विकसित हो सके। चीजों को लिंक कैसे करना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी कैसे है, वो आप थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकें। और जो खास करके प्रीलिम्स में आपने देखा होगा, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप नहीं भी जानते हैं, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिक्स के बेसिक जो नियम हैं, जो जो डिमांड एंड सप्लाई के नियम हैं, जो आपूर्ति और मांग के जो नियम हैं, उसको समझते हुए आप उन प्रश्नों को हल कर सकें। ठीक है। तो कल हमने लास्ट जो चर्चा की थी, आखिरी चर्चा की थी हमने डिमांड एंड सप्लाई की। जो मांग और आपूर्ति की चर्चा की थी, उसमें हमने समझा था कि मांग किसे कहते हैं, आपूर्ति किसे कहते हैं। कोई मुझे समराइज कर सकता है थोड़ा सा, ताकि मैं समझूं कि पढ़ाई की है आपने थोड़ी, या समझा है। कोई भी एक आदमी। अरे कोई तो बोलो भाई, सर भाई और डिमांड बहनों। सर हाँ बोलिए। डिमांड is an effective desire to obtain certain commodity at certain price, time and places. प्लेसेस। प्लेसेस, ठीक है, टू सम एक्सटेंट। So demand is like specific 4 points आपने बताया थे specific item. थोड़ा सा तेज बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। तो डिमांड तो आपने 4 चीज बताई थी।
4 रिक्वायरमेंट होनी हम्म, चाहिए। और जो वस्तु है, समय अवधि, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है। और सर सप्लाई में आपने बताया था अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक आइटम, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्राइस एंड स्पेसिफिक क्वांटिटी। करेक्ट। तो इसमें तो मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया था मनी का, ठीक है, क्योंकि अब हम कल की जो कहानी थी, ज्यादातर कहानी हमने सीखी थी, जो कि हमने जो देखी थी 10 लोगों के एक जो काल्पनिक गांव की बात हमने सोची थी, इमेजिनरी जो कबीले की बात सोची थी, उसमें हम देख रहे थे कि सब लोग बार्टर सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली को फॉलो कर रहे थे। ठीक है। तो अब हम, लेकिन हम जब आधुनिक विश्व की बात करते हैं, आधुनिक समाज की बात करते हैं, तो अब बार्टर सिस्टम मोस्टली नहीं होता है, कुछ जगहों को छोड़ दें अगर, तो बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो कहीं पे भी लागू नहीं होती है, कहीं पे भी फॉलो नहीं की जा रही है। तो मनी का कॉन्सेप्ट एसेंशियल है, मतलब अपरिहार्य है अगर हिंदी में कहूँ तो। उसको देखते हुए अब हम डिमांड एंड सप्लाई को मनी यानी मुद्रा के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, कि मुद्रा के साथ डिमांड एंड सप्लाई जुड़ती है। और अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, हमें वस्तुएं और सेवाएं चाहिए, जिसके बदले हम वस्तुएं या सेवाओं के उत्पादन में शामिल होते हैं, या तो हम या फिर हमारे बिहाफ में कोई और, यानी कि जैसे कि वो लोग जो उत्पादन प्रक्रिया से नहीं जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रक्रिया में जुड़ा हुआ है, तभी आप वस्तु और सेवाएं प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, अब वो शिक्षा ले रहा है, यानी कि शिक्षा खरीद पा रहा है, या शिक्षा रूपी सेवा का उपभोग कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसके पिता या माता उसके लिए उस उत्पादन का काम कर रहे हैं, या तो वो कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो वो कोई वस्तु उत्पादन कर रहे हैं, या फिर कोई सेवा उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है। उसी तरीके से किसी बुजुर्ग की बात भी करें तो वो भी अगर किसी डायरेक्टली किसी उत्पादन प्रक्रिया में नहीं है, तो फिर वहां पे भी हम देखते हैं कि वस्तु एवं सेवा जो प्राप्त करते हैं, तो उसके बदले कोई ना कोई उत्पादन कर रहा है, उसका बेटा है, बहू है, बेटी है, या और भी कोई। और अगर बड़े पैमाने पे देखें, तो हम अगर देश को देखें या किसी राज्य को देखें, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधा सीधा उत्पादन प्रक्रिया से नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे कि बेरोजगार होते हैं, या फिर जो लोग भिक्षाटन से, बेगरी में जो लोग जुड़े हैं हुए हैं, वो लोग कोई भी उत्पादन प्रक्रिया से नहीं संलग्न है, उससे सीधे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, तो उस वेलफेयर स्टेट, वो वेलफेयर स्टेट उन लोगों को भी मान लो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फ्री में, तो फ्री नहीं है, वो उन लोगों के टैक्स के पैसे हैं जो किसी न किसी उत्पादन प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, और वहां से उन्होंने जो अपने उत्पादन का कुछ एक अंश दिया है सरकार को, और वो सरकार उसी उत्पादन में से इन लोगों को ये क्रय शक्ति दे रही है कि भैया आप जाइए और आप उत्पाद को खरीदिए अपने जरूरत के लिए, या फिर आप अपने उन उत्पाद को प्राप्त कीजिए अपने जरूरत के हिसाब से। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नोट है? सर। ठीक है। नो सर। ठीक है। नो सर। अब कहानी थोड़ा और आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग प्लीज नोट करते रहिए, क्योंकि आज मैं स्लाइड, जैसा मैंने बताया, मैं नहीं बना पाया हूँ स्लाइड। ठीक है। तो आप लोग अगर जहां पे भी आपको जरूरी लगे उसको नोट करते रहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है सर्कुलर मूवमेंट ऑफ मनी। सर्कुलर मूवमेंट ऑफ मनी, और हिंदी में कहें तो मुद्रा का चक्रीय
वितरण या चलन, जो भी प्रवाह आप सर। उसको कहना चाहें, ठीक है। एक प्र, हाँ, प्रवाह, 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 करेक्ट। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे एक चीज कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें बहुत बार आप पढ़ेंगे या फिर आप चर्चाएं सुनेंगे ना, तो आपको इंग्लिश के टर्म्स बहुत सुनने को मिलेंगे। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है एग्जाम में कि आप उसका हिंदी रूपांतरण ढूंढ करके ही लिखें, कई बार वो बहुत क्लिष्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और चर्चा में वही चीज चलती आ रही है, तो दिमाग में वही चीज आ रही है, तो हिंदी में देवनागरी में वही चीज लिख करके आ रही है, ठीक है। ये आउट ऑफ ये था सिलेबस, बट अब मैं आता हूँ। तो सर्कुलर मूवमेंट ऑफ मनी जो होता है, वो क्या होता है कि उससे पहले हम देखते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, उत्पादन के साधन, ठीक है। जब भी कोई चीज उत्पादन होता है, जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं, तो हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। वो चीज क्या है, कोई बता सकता है? सर लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। करेक्ट। इसका मतलब भी बताएंगे आप? सर लैंड पे जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज करनी है, लेबर जो पार्टिसिपेट करेंगे हम्म, उस एक्टिविटीज में, और कैपिटल पूंजी चाहिए सर, हम्म, पैसा, और इंटरप्राइज नॉलेज, हम्म, कैसे क्या करना है सर उसके बारे में। सर करेक्ट टू सम एक्सटेंट। हाँ, बताइए, आप बताइए। सर एंटरप्राइज का मतलब हुआ जो कि रिस्क ले सके। करेक्ट, करेक्ट, टू बी मोर प्रिसाइज। और लैंड में भी कुछ और चीजें जुड़ जाएंगी, जैसे कि लैंड में वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जुड़ जाएंगे जो हमें नेचर से मिलते हैं, नॉट ओनली लैंड, ठीक है। अगर हम पानी भी यूज कर रहे हैं तो वो भी लैंड है, ठीक। क्योंकि अगर हम शब्दशः देखें, तो एक जहाज अगर सर्विस दे रहा है, पानी वाला जहाज, तो वो लैंड के ऊपर नहीं चलता है, लेकिन फिर भी उसको हम लैंड मानेंगे, ठीक है। तो लैंड मतलब भूमि, ठीक। लेबर मतलब श्रम, कैपिटल मतलब पूंजी, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमशीलता। हम इन चारों के बारे में भी थोड़ा ब्रीफली जानते हैं, क्या होता है। लैंड, जैसा मैंने कहा, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं जो सीधा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचर से, जो सीधा हम प्राप्त कर रहे हैं प्रकृति से, उन सबको हम लैंड कहेंगे, ठीक है। और कोई भी सेवा या वस्तु के उत्पादन में प्रकृति से कुछ न कुछ संसाधन को लिए बिना उत्पादन नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोबाइल सर्विस की बात करें, तो मोबाइल सर्विस में हम स्पेक्ट्रम की बात सुनते हैं, जो मेगाहर्ट्ज वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें, वो भी नेचर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। तो हो सकता है वहां पे हम देखेंगे कि लैंड सीधा सीधा यूज नहीं हो रहा है, लेकिन वो है, ठीक। उसके बाद जो खनन है, जो माइनिंग है, तो माइनिंग में जो वो तो सीधा सीधा जमीन से ही हम निकाल रहे हैं। इवन हम पानी में से भी बहुत सारे मिनरल्स निकालते हैं, तो वो भी चीजें हमारी लैंड में जाएंगी, ठीक है। हम कोई भी मशीनरी, कोई फैक्ट्री लगाएंगे, वो भी हम लैंड के ऊपर ही लगाएंगे, या फिर जहां पे भी लगाएंगे, किसी न किसी सतह पे लगाएंगे, खेती करेंगे वो किसी न किसी सतह पे करेंगे, ठीक है। तो जो लैंड होता है, लैंड का एक मालिक होता है, मतलब ये चारों ही साधन के कुछ एक कोई मालिक होगा, कोई मालिकाना हक तो होगा किसी न किसी के पास। या तो वो किसी इंडिविजुअल के पास होगा, या फिर सोसाइटी के पास होगा। सोसाइटी में 2 तरह के हो सकते हैं, या तो किसी कम्युनिटी यानी समुदाय के पास हो सकता है, या फिर वो सरकार के पास हो सकता है, ठीक है। अब जब लैंड हम किसी का यूज कर रहे हैं, जब भूमि किसी की यूज कर रहे हैं, या प्राकृतिक संसाधन किसी का यूज कर रहे हैं, तो उसके बदले हमें उसका रेंट देना होता है, ठीक है। ये एक टर्म है। उसके बदले जो भी चीज हम चुकाएंगे, उसके बदले जो भी हम पेमेंट करेंगे, जो भी भुगतान करेंगे, उसे हम रेंट कहेंगे, ठीक, यानी किराया, ठीक है। ये बातें मैं बोल रहा हूं, इसको हम आगे जोड़ेंगे किस तरीके से, देखिएगा।
इकोनॉमी में कैसी चीजें जुड़ती हैं। अगला आता है लेबर यानी श्रम। श्रम यानी हम उसमें श्रम में दो तरीके के श्रम देख सकते हैं। एक तो एक श्रम तो हो गया हमारा ह्यूमन लेबर, ठीक है, और दूसरा जो हो गया वो हमारा मशीन का लेबर हो गया, ठीक। लेकिन जो भी लेबर लगेगा, मशीन का अगर लग रहा है तब भी, या फिर अगर जो इंसान इंसान का श्रम है वो तब भी, उसके बदले में उसको चुकाया जाएगा, वो होगा, कोई बता सकता है क्या होगा वो? कोई सोया तो सब नहीं, मैं इसलिए सर बता रहा हूँ। वेजेस, सब वेजेस। वेजेस, करेक्ट। वेजेस को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी मीडियम? पारिश्रमिक सर। करेक्ट, पारिश्रमिक, ठीक है, उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा, ठीक। लैंड लेबर कैपिटल, कैपिटल यानी पूंजी, कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा इन सब कामों को करने के लिए। वो इन्वेस्टमेंट हमें कोई इंडिविजुअल दे सकता है, कोई बैंक दे सकती है, कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन, कोई दूसरी संस्था दे सकती है। उसके बदले में क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी ब्याज, ठीक है। और चौथी चीज हो गई इंटरप्रेन्योरशिप। तो हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, तीनों चीज हो गई। लेकिन अगर इंटरप्रेन्योरशिप नहीं हुआ तो फिर हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, कोई भी वस्तु या सेवा का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योरशिप में एक तो जोखिम की बात आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें कहीं ना कहीं कौशल भी आता है। कौशल यानी स्किल, ठीक है। स्किल के साथ साथ जोखिम लेने की क्षमता, ये दोनों मिला करके हमारा बन जाएगा इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमशीलता, ठीक है। और उद्यमशीलता के बदले जो मिलेगा उसको कहेंगे प्रॉफिट यानी लाभ, ठीक। अब जब हम प्रोडक्शन करेंगे, मान लीजिए कि हमने एक कलम बनाई, ठीक, तो मान लीजिए ये कलम है, इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, इसमें लोहे की निब लगी हुई है, इसमें अंदर कुछ लिक्विड वो भरा हुआ, इंक भरा हुआ है। अगर हम इसका ये सारी चीजें हम अगर केमिकली देखें तो ये कहीं ना कहीं से एक्सट्रैक्ट हुई होगी नेचर में से। प्लास्टिक भी कहीं से आया होगा, पॉलीमर जो बना होगा, इंक भी कहीं से आई होगी, लोहा भी कहीं से निकला होगा, ठीक है। ये इनिशियल चीज है लैंड की। उसके बाद फिर इसकी कहीं फैक्ट्री लगी होगी, वो फैक्ट्री लगी होगी, वो भी जमीन के ऊपर लगी होगी। उसके बाद लेबर लगा होगा, इसमें कैपिटल दिया होगा बैंक ने, और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप जो इसका जिसको हम आम भाषा में मालिक कहते हैं, उस इस पूरी पेन फैक्ट्री का या कंपनी का वो मालिक होगा जिसने इन सब चीजों को संयोग करके इस पेन का निर्माण किया होगा, ठीक है। अब इस पेन का जो निर्माण किया होगा, इन सब का जो, इस पेन की कीमत कैसे डिसाइड होगी बताइए? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, अभी मैंने जो कहा था चीजें उसको जोड़ते हुए। पर रेंट, वेजेस और जो भी इंटरेस्ट देना है, इन सबको ऐड करने के बाद एक ऐसा अमाउंट रखेंगे जिसमें कि प्रॉफिट भी अर्न किया जा सके। यही, अब ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब को जो भुगतान किया जा रहा है उस सबको ऐड कर देंगे, यानी कि इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस एंड प्रॉफिट, उन सबको ऐड कर देंगे तो इस पेन की कीमत बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी उत्पादन होते हैं, जितनी भी तरीके का उत्पादन होता है, चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, वो इसी तरीके से उसकी कीमत निर्धारित होगी, ठीक। अरे भाई कहाँ गया? उसी तरीके से इसकी कीमत निर्धारित होगी, ठीक। अब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने समझ लिया कि किस तरीके से काम करता है।
मित्रों जो लोग भी लेट से आ रहे हैं कृपया कोशिश करें कि टाइम पे क्लास ज्वाइन करें, उससे डिस्टरबेंस होती है बार बार अलाउ करने में, ठीक है। हाँ, तो ये यहां तक समझ गए आप लोग। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने कहा इससे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। अब वो कैसे बनती है? एक इंसान जो ये पेन कंपनी में काम करता था, लेबर था, उसको वहां से वेजेस मिले। वो अपने वेजेस को लेकर के गया, कहाँ गया? वो गया अपने बगल के किराना वाले की शॉप पे। वहां से उसने लिया 1 किलो आटा, ठीक है। 1 किलो आटे में 10 रुपए थे, 10 रुपए का 1 किलो आटा था। अब वो आटे में भी वही चारों चीजें फिर से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। अब जब उसका आटा बिका तो फिर वो चारों 2.5 रुपए मान के चलते हैं, उसके लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप के जो ओनर्स होंगे उसके पास बटे होंगे। वो फिर से गए होंगे कहीं पे अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए, ठीक है। और इस तरीके से वो पूरा का पूरा फ्लो गोल गोल घूमता रहता है। कुछ उसमें से बैंक भी जाता है जो वापस कैपिटल बन करके आता है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, एक कॉल में बस ले रहा हूं। हाँ, अब ये जो मनी का फ्लो है, वो फ्लो हमेशा ही इसी माध्यम से पूरे इकोनॉमी में फैलता है। इसके अलावा मनी को फ्लो करने का और कोई तरीका नहीं होता है। ये हमेशा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बनकर ही लोगों के हाथ में जाता है, और फिर उसका फिर प्रवाह होता है। लोग अपनी जरूरत का सामान इधर उधर खरीदते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक, कोई डाउट? नो डाउट किसी को सर। कोई डाउट नहीं? नो सर। ठीक है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और फैलाते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से जाएगा, बन रहा है। अब हम फिर से अपने पुराने डिमांड एंड सप्लाई पे चलते हैं। हम अगला टॉपिक जो समझने की कोशिश करेंगे वो समझने की कोशिश करेंगे इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति किस तरीके से चीजों को प्रभावित करती है, उसका कैसे कनेक्शन बनता है, उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का क्या रोल होता है, इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी आ जाएगी, फिस्कल पॉलिसी भी आ जाएगी, यानी कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति बनाती है भारत की रिजर्व बैंक, जो कि हमारा केंद्रीय बैंक है यानी सेंट्रल बैंक है। और फिस्कल पॉलिसी बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई की जब हम बात कल देख रहे थे तो हमने देखा कि जो जो 10 लोगों का कल जो समूह, जिस समूह की हम बात कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि हर एक इंसान एक दूसरे की जरूरत का सामान बना रहा था और उतना ही सामान बना रहा था जितने की खपत हो जा रही थी। अगर वो जो इकोनॉमी है, या इकोनॉमी मतलब जितने उत्पादक हैं, वो कोशिश ये करेंगे कि जो ये उनका जो उत्पाद है और सामने जो डिमांड है वो नलीफाई हो जाए,
यानी कि न सिर्फ उत्पादक या और उपभोक्ता भी ये चाहेंगे कि जो उनके पास जो उत्पादन है, उनके पास जो उत्पाद है और जो सामने वाले के उस पास उत्पाद है, वो एक्सचेंज हो जाए और दोनों की जरूरतें पूरी हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है। लेकिन अगर ऐसी एक जो आदर्श स्थिति है, जो आइडियल सिचुएशन है, नहीं अगर पैदा हो पाती है तो क्या होगा? अब हम उसको प्रेजेंट डे सिनेरियो में देखते हैं मनी के साथ। मनी क्या है? मनी भी एक तरह की कमोडिटी है, एक वस्तु है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसकी स्वीकार्यता अधिकतम है। हमेशा सब जगह मनी की स्वीकार्यता भी नहीं होगी, कुछ एक्सेप्शंस होंगे जहां पे मनी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन अधिकतम स्वीकार्यता मनी की होती है, मुद्रा की होती है, कम से कम उस देश में जिस देश की वो करेंसी होती है, जिस देश की वो मुद्रा होती है। ठीक है। तो हम अगर मार्केट में हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट जो इकोनॉमी है, उत्पादन है, उसमें सिर्फ ये पेन एक ओनली आइटम है और हर व्यक्ति यही पेन खरीदना चाहता है। ठीक। तो ये 10 पेन है और सामने 10 लोग हैं और 10 के पास 10-10 रुपए हैं। ठीक। तो 10 into 10 कितने रुपए टोटल इकोनॉमी में है? 100 रुपए। ठीक है। और पेन कितने हैं? 10। तो एक पेन की कीमत कितनी हो गई सिंपल मैथमेटिक्स से? 100/10, 100/10, यानी 10 रुपए। ठीक है। अब अगर हम ये पेन 10 की जगह 9 कर दें उसी इकोनॉमी में, और लोगों के पास 10-10-10 100 रुपए ही रहे, तो फिर एक पेन की कीमत कितनी होगी? कितना हुआ? 11. ठीक है। पेन की कीमत बढ़ गई। 11.9। यस। मनी सप्लाई हमने नहीं बढ़ाया, मनी सप्लाई एज इट इज है, लेकिन पेन की क्वांटिटी घटा दी तो पेन की कीमत बढ़ गई। इसी को कहेंगे मुद्रास्फीति। एज सिंपल एज दैट। जितना मार्केट में मनी सप्लाई है, जिसको हम लिक्विडिटी कहते हैं यानी तरलता कहते हैं, उसके सामने कितनी वस्तु और सेवाएं हैं, उसको सिंपली हमें देखना है कि वो मुद्रा उन सब वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में सक्षम है कि नहीं है। अगर वो उनको खरीदने में सक्षम नहीं है, मतलब अगर वस्तु और सेवाएं कम हैं, तो उनके समक्ष मुद्रा की जो तरलता है, लिक्विडिटी है, वो ज्यादा दिखेगी और वो वस्तु और सेवाएं महंगी दिखेंगी और महंगी हो जाएंगी। इसी को अगर हम उल्टा कर दें सिनेरियो को, तो 10 की जगह अगर हम 11 पेन कर दें और 100 रुपए ही रहेगा इकोनॉमी में, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 100/11, तो लगभग 9 रुपया। 9.1। ठीक। यस सर। तो इसको कहेंगे डिफ्लेशन या फिर अपस्फीति। ठीक है। जब इन्फ्लेशन की बात होती है तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं वो कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, या और डिफ्लेशन की भी जब बात होती है तब भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं, सरकार, वो भी परेशान हो जाती है। दोनों स्थिति में परेशानी क्यों होती है?
पहले इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को थोड़ा और समझ लेते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा और मैं उसको समझाऊं आपको। जब वस्तु और सेवा के समक्ष, गुड्स और सर्विसेज के सामने मनी की कीमत कम हो जाए, मुद्रा की कीमत कम हो जाए, उस स्थिति को हम कहेंगे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। और उसके उलट अगर वस्तु और सेवा की कीमत मुद्रा की कीमत के सामने बढ़ जाए, उसको कहेंगे अपस्फीति यानी डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट इसमें अभी तक? नो मैं डाउट इसीलिए सर। पूछ रहा हूँ कि ये सब टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन रहता है भाई। सर गुड्स की क्वांटिटी अगर कांस्टेंट हो और मनी का फ्लो बढ़ जाए तब भी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। बिल्कुल होगा। मैंने क्या बोला, दोनों के समक्ष अगर दोनों का मिसमैच होगा, बैलेंस अगर बढ़ेगा घटेगा, उसके सामने अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ी रहेगी, बड़ी दिखेगी, तो जो चीज बड़ी दिखेगी उसकी कीमत घट जाएगी और दूसरी की कीमत बढ़ जाएगी। अब तुम मुद्रा की जो सप्लाई है उसको या तो बढ़ा दो या गुड्स की सप्लाई कम कर दो, दोनों ही सिचुएशन में इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, यस। ठीक। और तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? नो डाउट सर। इसी को रिवर्स कर लीजिए, डिफ्लेशन हो जाएगा वो कि या तो एक चीज कांस्टेंट रहे दूसरी चीज घट जाए, एक चीज कांस्टेंट रहे दूसरी चीज बढ़ जाए, या एक दोनों चीज बढ़े लेकिन एक की रेशियो में दूसरी चीज ज्यादा बढ़ जाए, या दोनों चीज घटे एक की रेशियो में दूसरी चीज ज्यादा घट जाए। जब भी ये मिसमैच होगा वो चीज तब डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी। और इसी मिसमैच में क्या हम देख रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई आ गया है। जब जितनी मुद्रा है हमारे पास, दैट शोज द डिमांड, ठीक, और जितनी गुड्स और सर्विसेज है दैट शोज द सप्लाई। जितनी मुद्रा है वो मांग दिखाती है और जितनी गुड और सर्विसेज है वो हमारी आपूर्ति दिखाता है। ठीक है, तो भैया अगर मांग के सामने आपूर्ति कम रहेगी तो मुद्रास्फीति होगी, किसी भी स्थिति में ऐसा ही होगा। चाहे मांग कांस्टेंट है, रुकी हुई है और आपूर्ति घट जाए, या फिर आपूर्ति रुकी हुई है और मांग उससे ज्यादा बढ़ जाए, यानी मुद्रा का सप्लाई उससे ज्यादा बढ़ जाए। ठीक, अब आप में से किसी ने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है, कभी सुना है? सुने हैं सर। यस सर। बस वही RBI सुना होगा कि रेपो रेट 4% से 3.75 कर दिया रिजर्व बैंक गवर्नर ने, अब या अब तो खैर पॉलिसी कमेटी ने, यही सब सुने हैं ना? या यस उससे सर। ज्यादा कभी कोशिश की समझने की? यस सर। इसके अलावा जो RBI है सर वो मनी को रेगुलेट करता है सर। मनी को रेगुलेट करता है, तो क्या करता है रेगुलेट करने के लिए? मतलब वही महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, जैसे इन्फ्लेशन से कैसे बचा जाए, इसके बारे में पॉलिसी हाँ, तो बनाता क्या है। करती होगी आरबीआई? सर अब मैंने जो इतनी कहानी सुनाई, इसके आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि आरबीआई क्या करती होगी? मुद्रा का जो प्रसार है वो लिक्विडिटी है, वो मार्केट में बढ़ाती घटाती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपूर्ति कितनी होने वाली है या हो रही है उसके हिसाब से, है ना? यस सर। मतलब कितनी होने वाली है चाहे कितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से। आपूर्ति कितनी होनी चाहिए इस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं आरबीआई डाल सकती है। जी।
ठीक है, कि उत्पादन कितना होना चाहिए, इस पे आरबीआई का से बहुत ज्यादा नहीं है। वो मौद्रिक पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ वो बना करके ये देख सकती है कि आपूर्ति अगर एक्स है तो सप्लाई एक्स रहे या फिर एक्स +2 और -2, इस तरीके से रहे। मैं थोड़ा सा और इसको समझाता हूं, और ऐसा क्यों करती है आरबीआई वो भी समझाता हूं। एक आरबीआई जब मौद्रिक नीति अपनी बनाती है तो आरबीआई दो तरीके के एस्टिमेट उसमें देती है। पहला एस्टिमेट, आरबीआई बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, हर 2 महीने पे लेके आती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई प्रोजेक्शन देती है, प्रोजेक्शन यानी 4 महीने में बनाती है ना सर, क्वार्टर ईयर में? मेरे ख्याल से तो 2 2 महीने पे, 2 महीने पर 2 महीने। सॉरी बाई सर। मंथ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है यार, ठीक है। बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई, ठीक। और आरबीआई प्रोजेक्शंस उसमें देती है। क्या प्रोजेक्शंस देती है? पहला प्रोजेक्शन होता है उसका जीडीपी का, कि जीडीपी कितना रहने वाला है, उसके अनुसार जीडीपी कितना रहने की उम्मीद है, कितने रहने की संभावना है। और दूसरा बनाती है, अब मैं मोटा मोटा बता रहा हूं आप लोगों को समझने की दृष्टि से, बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन मोटी मोटी चीजें। दूसरा वो बताती है कि उसके हिसाब से कितना मनी सप्लाई मार्केट में रहना चाहिए। जीडीपी का मतलब क्या हुआ? जो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है, एक गिवन टाइम में, एक किसी निश्चित समय में, एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होगा वस्तु और सेवाओं का, उन सब की फाइनल वैल्यू, उन सब की जो फिनिश जो गुड है या फाइनल गुड है या फाइनल सर्विस है, उसका जो वैल्यू का टोटल, वो होता है हमारा जीडीपी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आरबीआई ने ये आकलन किया कि भाई जो अगले आने वाले 2 महीने में, या फिर जब जितने भी टाइम का प्रोजेक्शन देता है, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही महीने का प्रोजेक्शन दे, जितने भी टाइम का प्रोजेक्शन देता है, उतने समय में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति कितनी रहने की संभावना है आरबीआई के अनुसार। और उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के समक्ष उनको खरीदने के लिए कितना पैसा, कितनी मुद्रा, कितनी लिक्विडिटी मार्केट में रहनी चाहिए आरबीआई के अनुसार, ठीक है। अब इसमें अगर हम कहें तो आदर्श स्थिति क्या मानी जाएगी कि अगर x यानी, या फिर अगर 1 रुपए या 10 रुपए, अगर 10 रुपए की वस्तु और सेवा अगर आने वाली है, प्रोजेक्शन है कि जीडीपी 10 रुपए रहेगा, तो फिर आरबीआई को 10 रुपए डाल देना चाहिए मार्केट में, है ना। कि 10 रुपए का सामान आ रहा है तो 10 रुपए आ जाएंगे बाजार में, तो फिर वो बराबर हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहीं नहीं बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पेच है। पेच क्या है कि आरबीआई, सरकार और बाकी सारे एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि मुद्रास्फीति कभी भी 0 नहीं रहनी चाहिए। क्यों नहीं रहनी चाहिए? कि अगर मुद्रास्फीति 0 रहेगी तो जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, उसको आगे बढ़ने की कोई आकांक्षा नहीं रहेगी, कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। अब ये बड़ी कई बार लगती है कि उससे क्या होगा, जितना सामान आ रहा है उसके बदले तो पैसा मिल ही जा रहा है। तो बात ये है भाई
कि हमने पढ़ा कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा चाहेगा तो उसका प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा तो बढ़े। हर एक इंसान चाहता है कि उसकी कमाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे। अगर एक ही कांस्टेंट स्पीड से सब चीजें चलती रहती तो आज धीरू भाई अंबानी नहीं होता, या मुकेश अंबानी नहीं होता। ठीक है, या अडानी, जो भी ग्रुप में, बिल गेट्स नहीं होता भाई। प्रॉफिट बनाना जरूरी भी होता है, ठीक, और उसको रोका भी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं रोका जाना चाहिए? अगर ये चीजें नहीं बढ़ेंगी तो फिर जो लैंड, लेबर, कैपिटल है, वो तीनों चीजों की मांग भी नहीं बढ़ेगी। ना तो लैंड की मांग बढ़ेगी, ना लेबर की मांग बढ़ेगी, ना कैपिटल की मांग बढ़ेगी, और एंटरप्रेन्योरशिप की तो वो मांग बढ़ ही नहीं रही है। तो अगर ये तीनों की मांग नहीं बढ़ेगी तो फिर जो समाज है उसमें रोजगार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लैंड का जो मालिक है उसी को रोजगार दे रहा है ताकि उसको रेंट मिले। जो लेबर का मालिक है उसको रोजगार मिल रहा है ताकि उसको वेजेस मिले। जो कैपिटल का मालिक है उसको रोजगार मिल रहा है ताकि उसको इंटरेस्ट मिले। अगर हम जो एंटरप्रेन्योरशिप को हम मोटिवेट नहीं करेंगे, एंटरप्रेन्योर को अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो अपने आप अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने का, तो वो बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। और अगर वो बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो फिर जो सोसाइटी में इसका फैलाव जो होना चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से उत्पादन का, वो नहीं होगा। और अगर वो नहीं होगा तो रोजगार नहीं बढ़ेगा, और अगर रोजगार नहीं बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसे नहीं जाएंगे, और अगर पैसे नहीं जाएंगे तो इकोनॉमी में डिमांड नहीं जाएगी, और अगर डिमांड नहीं जाएगी तो फिर से सामने एक डिफ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। और डिफ्लेशन की स्थिति में क्या होगा कि जो एंटरप्रेन्योर है वो ये सोचेगा कि भाई अब हमारा सामान बिक नहीं रहा है तो हमें इसमें कटौती करनी पड़ेगी, इसको उत्पादन में। और अगर उत्पादन में वो कटौती करता है तो फिर लैंड, लेबर, कैपिटल इन सब के मालिकों को छटनी शुरू करेगा, एम्प्लॉयमेंट फिर से कम होगा, और इकोनॉमी में धीरे धीरे स्लो डाउन आएगा, लोगों का एम्प्लॉयमेंट कम होगा और लोगों की आजीविकाओं पे असर आने लगेगा। अब एक राम कहानी बहुत लंबी हो गई, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? समझ में आया कुछ? यस सर। ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा है? नो नो सर, बहुत इजीली आप समझा रहे हैं सर। बाकी लोग बताइए। बड़ा स्मूथली चल रहा है सर। ठीक है, सर अच्छा चल रहा है सर, बढ़िया। ठीक है, चलो डन। तो सरकार और आरबीआई ने आज से 3 या 4 साल पहले एक एग्रीमेंट किया है। आप लोग को भी जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार और आरबीआई भी एग्रीमेंट करती है, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट किया है। वो एग्रीमेंट क्या है कि आरबीआई का ये उत्तरदायित्व तो होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन को 4% पे रखे। ठीक है, 4% +2 -2, यानी एक रेंज दे दिया है आरबीआई को 2% से लेकर के 6% तक की मुद्रास्फीति तक बना के रखने का। और इस मुद्रास्फीति को सरकार और आरबीआई ने अच्छा माना है ताकि जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, उसको मोटिवेशन बना रहे कि बेसिकली इन्फ्लेशन का क्या मतलब समझा आप?
कि अभी भी उतना गैप है मार्केट में सामान सप्लाई बढ़ाने का। इन्फ्लेशन हमने यही समझा था कि पैसे ज्यादा है मार्केट में लेकिन सप्लाई कम है। तो अगर ये मुद्रास्फीति बनी रहेगी तो उतना गैप बना हुआ है इसका मतलब इकोनॉमी में, और उस गैप को भरने के लिए मोटिवेशन रहेगा एंटरप्रेन्योर के पास हमेशा। और हमारे अगर हम देश की इतनी बड़ी आबादी को देखें तो इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए उस गैप को बना करके रखना, उस मोटिवेशन को बना करके रखना फिर से वही चीज है कि जरूरी है, क्योंकि हमें और लोगों में रोजगार देना है। ठीक है, तो उसको बना करके रखने का एक एग्रीमेंट बनाया है सरकार ने और आरबीआई ने कि आप 2% से लेकर के 6% के बीच में मुद्रास्फीति को रखने की कोशिश करेंगे, और आदर्श स्थिति होगी कि आप उसको 4% पे बना करके रखें। और इसको एक अच्छी मुद्रास्फीति माना गया है भारत के संदर्भ में। अलग अलग देश इस जो दर है इस रेट को अलग अलग रखते हैं। कुछ लोग 3% पे रखते हैं, कुछ 2% पे रखते हैं, जैसी जिसकी जैसी आवश्यकता होती है। हर एक इकोनॉमी अलग अलग है। ठीक है, अब हम फिर से पुरानी वाली कहानी पे जाते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मोशन। कोई कुछ कहना चाहता है? +-4 बोले ना सर? +-2 सर 4% +-2। जी, थैंक यू सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब हम इसको फिर से हम उसी पुरानी ढर्रे पे, उसी कहानी पे लेके जाएं तो वापस से हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति रोजगार बढ़ाने में भी सहायक होती है। ठीक है, और रोजगार घटाने के लिए भी उत्तरदायी हो सकती है। मुद्रास्फीति अगर एक स्तर पर है जो हमारे लिए अच्छी है तब तो वो रोजगार जनरेट करती रहेगी। ठीक, लेकिन समस्या क्या हो जाएगी? मान लीजिए कि मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई, 6% तक हमने माना, लेकिन मुद्रास्फीति 10% हो गई, 12% हो गई, 15% हो गई। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो डिमांड है वो कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो लोगों की क्रय शक्ति है वो कम हो जाएगी। क्रय शक्ति क्या होती है कि हमारे पास, जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास इकोनॉमी में 10 पेन है और सामने 100 रुपए हैं, तो 10-10 रुपए 10 लोगों ने दे दिया। अगर 5 ही पेन हो जाए तो ऐसी स्थिति में एक पेन की कीमत हो जाएगी 20 रुपए। और 20 रुपए मान लो किसी के पास नहीं है, या मान लो 2 ही लोगों के पास है, तो वो 2 लोग ही पेन खरीद पाएंगे, लेकिन 8 लोग पेन नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो पहले हमारा 10 पेन बिक रहा था अब सिर्फ 2 ही पेन बिकेगा। तो ऐसी स्थिति में जो पेन बनाने वाला जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि ये 3 पेन तो बिक नहीं रहे हैं, तो मैं अब फिर से 5 पेन क्यों बनाऊं? मैं 2 ही पेन बनाऊंगा क्योंकि 2 ही बिक रहे हैं। तो या तो वो ये करेगा, तो अगर वो ये करता है तो वो क्या करेगा? 2 ही पेन बनाएगा और क्या करेगा कि बाकी 3 पेन के लिए जो लैंड लेबर कैपिटल लग रहा था उन सबको हटा देगा। ठीक है, और उससे क्या होगा? फिर से बेरोजगारी बढ़ेगी। इतनी देर से कौन आ रहे हैं? ठीक है, दूसरी सूरत में वो क्या करेगा कि कोशिश करेगा कि जो 5 पेन है 20 रुपए में तो कोई खरीद नहीं रहा है भाई, तो फिर हम उस पेन की कीमत को पीछे खिसकाने की कोशिश करें। तो अगली बार जब वो प्रोडक्शन करेगा
तो अपने फिक्स्ड कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेगा, सॉरी, अपने वेरिएबल कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेगा, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं कम हो सकती है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो उसको देना ही देना है। तो उससे उसमें क्या करेगा कि उसके यहाँ 5 मजदूर काम कर रहे होंगे, 3 को निकाल देगा, 2 को ही बोलेगा कि तुमको 5 का काम करना है। ठीक। अब या फिर दूसरी चीज कि मान लो कि और भी चीजें कर सकता है, चोरी की बिजली यूज करने लगेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं उससे हो सकती हैं। लेकिन हम अभी इकोनॉमी तक ही रहते हैं। तो वो फिर से 3 लोगों को वहां से नौकरी से निकाल देगा। कोई कुछ कहना चाह रहा है? ठीक है। ठीक। तो वैसी सूरत में भी बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन ये फिर से जो इकोनॉमी है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई है, वो कोशिश करती रहेगी कि वो इक्विलिब्रियम या फिर वो आइडियल स्टेट वापस से आ जाए जहां पर सारी चीजें थोड़ी स्मूथली चल रही थी, या तो इन्फ्लेशन उस दर पर आ जाए जो कि आदर्श आइडियल मानी गई थी, या फिर वो बिल्कुल जीरो हो जाए। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का लॉस होगा ही होगा। ठीक। तो ये तो हमने समझा कि जो मुद्रास्फीति है उसको, जो उत्पादक है वो कम कर, उसके लिए वो किस तरीके से घातक हो सकता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से किस तरीके से घातक हो सकता है, और उसको वो लोग किस तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनके प्रॉफिट को सीधा सीधा असर कर रहा है। ये सारी चीजें सरकार और बाकी एजेंसीज भी देख रही हैं, आरबीआई भी देख रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को समझते हुए अब, अच्छा, इसमें एक चीज और क्या होगी कि जैसे मुद्रास्फीति जब बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, डिमांड जब कम हो जाएगा, तो उससे हमने देखा कि प्रोडक्शन कम होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे हमने कहा कि 5 पेन की जगह 2 ही पेन बनाने लगेगा, तो 5 पेन की जगह 2 ही पेन जब बनाने लगेगा, तो उससे ये भी फर्दर होगा कि हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो भी कम हो जाएगा। और सकल घरेलू उत्पाद अगर कम हो गया, हमारा जीडीपी हमारी कम हो गई, तो फर्दर हमारा जो देश है उसकी इकोनॉमी भी श्रिंक करेगी, छोटी हो जाएगी। ठीक। और अगर हमारी इकोनॉमी श्रिंक कर जाती है, तो हमें उसके दूरगामी प्रभाव ये पड़ सकते हैं कि भारत की जो रेटिंग है वो कम हो सकती है। दूसरी चीजें ये हो सकती है कि जो देश है, जो हम, जिनसे हम कुछ कर्ज ले सकते थे, क्योंकि हम, हर एक देश कर्ज लेता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, भारत हो, हर एक देश कर्ज लेता है। तो भारत को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्ज दे, न सिर्फ भारत सरकार को, बल्कि भारत के जो बिजनेसमैन हैं, जो ईसीबी कहते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उसके माध्यम से पैसा लेकर के आते थे, वो भी उनको बड़े दामों पर, बड़े इंटरेस्ट रेट पर कर्ज मिले। ठीक है। तो ये एक दूरगामी प्रभाव भी उसका होगा। बट हम वापस अपनी इसी छोटी वाली कहानी पे आते हैं, वो फिर से बड़ी कहानी हो गई। तो जब उत्पादन कम होगा, तो उससे रोजगार फिर से घटेगा, और मार्केट में सप्लाई भी घट जाएगी। अब जब सरकार और आरबीआई इस चीज को देखेगी, तो वो उसमें इंटरवीन करेगी, यानी हस्तक्षेप करेगी। हस्तक्षेप कैसे करेगी? आरबीआई अब यहाँ पे उत्पादन वाले एरिया पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है कि अचानक से कुछ छूट दे दिया किसी को, या कुछ कर दिया और उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसमें कुछ नहीं कर सकती है। आरबीआई क्या करेगी कि जितनी सप्लाई है उसको देखते हुए
मुद्रा कितनी होनी चाहिए मार्केट में, उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगी। यानी कि अगर मार्केट में 5 पेन है और 100 रुपए हैं, इसके कारण पेन की कीमत 20 रुपए हो जा रही है, तो आरबीआई कोशिश करेगी कि जो एक्स्ट्रा के 50 रुपए हैं उसको सोख ले, ताकि पेन की कीमत फिर से 10 रुपए पे आ जाए, जो कि एक आदर्श कीमत थी उस पेन की। उसके लिए आरबीआई 2 तरीके की उपकरणों, टूल्स का इस्तेमाल करती है। पहला उपकरण होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, यानी कि परिमाणात्मक उपकरण टूल, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स, यानी कि गुणात्मक उपकरण। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है। ठीक है, तो उसमें क्वांटिटेटिव टूल्स यूज करती है आरबीआई और क्वालिटेटिव टूल्स यूज करती है आरबीआई। क्वांटिटेटिव टूल्स मतलब जिसमें हम पॉलिसी रेट्स होते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो और बैंक रेट, एमएसएफ। ठीक, और दूसरा उसके अलावा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको ओएमओ कहते हैं, जिसमें जो सरकारी बिल्स होते हैं, सरकार की जो सिक्योरिटीज होती है, उसको आरबीआई खरीदती और बेचती है। और इस माध्यम से जो आरबीआई है वो लिक्विडिटी सोखने का काम करती है इकोनॉमी से। उदाहरण के लिए, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है मार्केट में, तो उन्होंने सिक्योरिटी बेच दी और उतनी लिक्विडिटी आरबीआई ने अपने पास मंगा ली, यानी उतनी लिक्विडिटी आरबीआई ने सोख ली। ठीक, उसी तरीके से रेपो रेट जब तय किया सरकार ने, तो उसको आरबीआई ने अगर बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे और मार्केट में जो मनी की कीमत है, मुद्रा की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी और लोगों अपने खर्च पे कंट्रोल करेंगे, खर्च कम करने लगेंगे, जिससे कि मनी सप्लाई फिर से कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ हम देख रहे थे जो क्वालिटेटिव टूल्स थे, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें एक होता है मार्जिन मनी इंक्रीज करना किसी लोन के लिए। जैसे आप गाड़ी लोन लेने के लिए जाएंगे तो उस पर 10% मार्जिन मनी होता है कि 10% आपको अपनी जेब से डालना हो, उसको 20% कर दिया, तो उससे क्या होगा, जिसके पास 20% होगा वही जा पाएगा, जिसके पास 20% नहीं होगा वो डिमांड कम करेगा, और जब कम करेगा तो फिर से जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा और जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। इस तरीके से आरबीआई इंटरवीन करती है। इन सब की चिंता मत कीजिए, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो, टेक्निकल चीजें सब आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं बस आपको आपकी, जैसा मैंने कहा कि समझ विकसित करने के लिए सब चीजें बता रहा हूँ। ये काम करती है आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी जो मुद्रा की तरलता है उसको नियमित करने के लिए इन्फ्लेशन बढ़ जाने की स्थिति में। जब इन्फ्लेशन कम हो जाता है, यानी डिफ्लेशन, मतलब
इन्फ्लेशन मान लीजिए 2% जो हमारी एक आदर्श स्थिति है उससे भी घट गया, मान लीजिए जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 0.5 यानी 0.5 के आसपास पहुंच गया, ऐसी स्थिति में क्या परेशानी होगी? ऐसी स्थिति में भी ये होगा कि जैसे मैंने कहा कि इंटरप्रेन्योर के पास मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, उसको लगेगा कि मार्केट में गैप बहुत ज्यादा नहीं है, सप्लाई की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, तो मैं खाम का प्रोडक्शन क्यों करूं? या फिर ये भी हो सकता है कि वो बोलेगा कि मैं अपना प्रोडक्शन थोड़ा कम कर देता हूं ताकि जो कीमत है, मुझे जो डिमांड है वो थोड़ी सी बढ़े ताकि मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ के मिले। ठीक, तो प्रोडक्शन अगर वहां पे वो कम करता है, ऐसी स्थिति में फिर से क्या होगा? वही लैंड लेबर कैपिटल जो है उसमें कटौती करेगा, और जब उसमें कटौती करेगा तो फिर से वही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फिर से वही होगा, सब कुछ वो सारा चक्कर आप समझ रहे हैं, वो सारी चीजें फिर से होंगी। ठीक है, तो उस स्थिति में जो अवस्थिति है यानी डिफ्लेशन है, उसको खत्म करने के लिए आरबीआई क्या करती है? कोशिश करती है कि जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाया जाए। जैसे ओएमओ जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस मैंने कहा था, उसमें इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई सिक्योरिटी बेचती थी। अब स्थिति में आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटीज खरीदने लगेगी। जब सिक्योरिटीज खरीदेगी तो सिक्योरिटीज जो कागज है वो वापस आरबीआई में जाएगा और लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। ठीक, उसी तरीके से जो पॉलिसी रेट्स है उसको कम करेगी आरबीआई, और जो मार्जिन वगैरह की जो बात की थी क्वालिटेटिव टूल्स, उसको भी धीमा करेगी, ईज करेगी उसको, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें, मार्केट में फिर से डिमांड क्रिएट हो। और मार्केट में जब डिमांड क्रिएट होगा तो फिर जो उत्पादक है वो फिर से प्रोत्साहित होंगे, फिर से मोटिवेट होंगे, और वो और ज्यादा प्रोडक्शन करने की चाहत रखेंगे। इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, उस स्थिति में जाएगा जो इन्फ्लेशन आदर्श होना चाहिए भारत के लिए, और फिर फलतः हम फिर से उस चक्र को, साइकिल को ठीक तरीके से चलाने लगेंगे, जिसमें इन्फ्लेशन भी होगा, थोड़ा रोजगार होगा, जीडीपी बढ़ेगी हमारा, और अल्टीमेटली भारत का आर्थिक विकास होगा। ठीक, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना हमें काफी रहना चाहिए, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नो सर। समझ में आया कि नहीं आया? सर अब थोड़ा सा लॉजिक लगा पाएंगे? ये मैं लॉजिक समझा रहा था आप लोगों को, लॉजिक लगा पाएंगे कि क्या होता है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, घटता है? यस सर। एक क्वेश्चन है हाँ बताइए। सर, जो आपने पॉइंट बताया ना कि डिमांड सप्लाई जब इकोनॉमी में जब अपने इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, बिकॉज जॉब लॉसेस उसके पहले भी हो रहे थे और ये होने के बाद भी जॉब लॉसेस होएगा। उसके लिए आपने 2 पॉइंट बताया कि या तो इन्फ्लेशन को वो जीरो करने की कोशिश करेगा, और दूसरा वाला सर क्लियर नहीं हुआ, दूसरा जो आप बताए थे वो वाला प्लीज बता दीजिए। जैसे डिमांड, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होएगा, फिर एंटरप्रेन्योर जो होंगे उनका सप्लाई वो लोअर कर देंगे अपना करने के लिए, और उसकी उस वजह से वो अपना लैंड लेबर कैपिटल को भी हटाएंगे, कम करेंगे, जिस वजह से जॉब लॉसेस होंगे। और दूसरा वो ये भी कर सकते हैं कि मतलब लोगों को, अपने लेबर्स को कम करेंगे, तो उससे भी जॉब लॉस होएगा। तो उसके बाद आप बताए थे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई का। तो वो वही है कि लेबर को भी अगर वहां पे भी वो कटौती करता है, ठीक है, तो वहां पे भी वो वही कॉस्ट कटिंग ही कर रहा है अपना। ठीक है, मैं एग्जैक्टली मैं आपको क्वेश्चन भी नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं उस टाइम पे क्या बोला था मेरे को याद भी नहीं है, क्योंकि मैं एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली मुझे सही बताऊं समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि इक्विलिब्रियम
पे वापस लाने की कोशिश करेगा तो वो कैसे इक्विलिब्रियम पे लाएगा जब इन्फ्लेशन बहुत हाई है, डिमांड बहुत लो हो चुका है, और उस टाइम कौन? इक्विलिब्रियम। आरबीआई? आरबीआई यस या सर, फिर सर आरबीआई की बात कर रही आरबीआई, हैं? जी सर। ओके, तो आरबीआई उस टाइम पे ये कर रहा है कि जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है मार्केट में उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा अपने क्वांटिटेटिव टूल से या क्वालिटेटिव टूल से, जैसे भी होगा, जो भी उसको सूटेबल लगेगा। ठीक है, तो जब वो वापस आएगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास, जैसे पेन वाला एग्जांपल दिया कि मार्केट में 5 ही पेन है हमारे पास सप्लाई, ठीक है, तो और जो मनी सप्लाई है वो 10 है, ठीक, सॉरी 100 रुपए है। तो अगर उसको हम फिर से 5 पेन के अगेंस्ट 50 रुपए मनी सप्लाई को लेकर किया जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम जो पहले सेट था 10 रुपए पर पेन, वो सेट हो जाएगा जी ना। सर, जी सर, जी सर। तो वो जो एक्स्ट्रा 50 रुपए है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए या तो आरबीआई क्या करेगी कि मार्केट में सिक्योरिटीज बेच देगी, या फिर मतलब जो लोन दे रहे हैं बैंक्स उसको बोलेंगे कि भैया लोन महंगा कर दो, या फिर ये कहेगा कि मार्जिन मनी बढ़ा दो। तो मतलब हम तो एक आइडियल, एक मतलब इमेजिनरी सिचुएशन ले रहे हैं कि हम इकोनॉमी में सिर्फ पेन बेच रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी की हम जब बात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जब लिक्विडिटी हम जैसे जैसे कम करेंगे तो ऑब्वियसली वो उसके सामने जो रेशियो है सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज से सप्लाई का और जो मनी का, वो धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस सर। आप समझ में आया आपको? जी सर, मैं एक बार फिर से सारे नोट्स पढ़ूंगी, अब समझ में आया सर। मैं समझ एक में बार आ गया ना? फिर जी भी सर। डाउट होगा तो आप मेरे को अलग से फोन कर लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा, हम फिर से बात कर लेंगे। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम अस्मिता आनंद है। अस्मिता जी, अस्मिता, जी सर, ठीक थैंक है, यू। ओके। और किसी को कोई डाउट? चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप सभी लोग अभी जाइएगा आरबीआई के वेबसाइट पे, वहां पे लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा, उसको लीजिए और उसको सरसरी निगाह से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जो आज हमने जो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है उसको वहां अप्लाई करके उसको फिर समझने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपको, आपके लिए चीजें कुछ बेहतर हुई हैं कि नहीं हुई है। ठीक है, करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है, आरबीआई की हिंदी वेबसाइट भी है और अंग्रेजी वेबसाइट भी है, और उस दोनों पे ये डॉक्यूमेंट आपको आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। लेटेस्ट वाला मिलेगा? लेटेस्ट मिल जाएगा। आरबीआई जिस ओके दिन मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आती है उसी दिन वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है उसमें। ओके सर, आरबीआई की वेबसाइट बहुत अच्छा सोर्स है, एटलीस्ट इकोनॉमी के, वहाँ की उनके जो डिफरेंट गवर्नर्स और डेप्यूटी गवर्नर्स है ना, उनकी स्पीचेस को भी देखिएगा ना, तो वहां से बहुत काम के डेटा आपको मिल जाएंगे इकोनॉमी के संदर्भ में, न सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, अदरवाइज भी आपको बहुत अच्छे डेटा मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो आप ओके सर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आप लोगों को थोड़ा समझ में भी आएगा। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई डाउट होता है तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी, कभी भी मुझे कांटेक्ट कीजिए सब लोग। ठीक है, और फिर अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है उसमें से भी तो डिस्कस कीजिए, डिस्कशन से ही हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके सर। और शायद कल से कुछ दिनों तक आप मैं उपलब्ध नहीं हूँ, तो मैं जा रहा हूँ जरा अजय देवगन बनने के लिए, तो समझे कि नहीं समझे? जोक पे हंसते भी नहीं है बच्चे यार। मैं समझ नहीं आया। रेड पे जा रहा हूँ। ओके। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ दिन मैं उपलब्ध ना रहूं, तो मेरी अनुपस्थिति में मेरे सर्विस के जूनियर हैं वो आपकी कक्षाएं लेंगे। ठीक है, फिर मैं जैसे ही अवेलेबल होऊंगा तो मैं आप लोगों से पुनः मुखातिब होऊंगा।
बट मैं फोन पे अवेलेबल रहूंगा, तो बाई चांस अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो आप पहले मैसेज कर दीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आशंकाओं का समाधान कर सकूं। ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू ओके ओके, ठीक है, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू सर। शुभ थैंक यू रात्रि। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।